नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। नया साल और नए साल में बाजार को लेकर किस तरह की दशा और दिशा रहने वाली है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में क्या कोई नयापन लाने की ज़रूरत है या नहीं, इसी पर विस्तार से बात करते हैं। और जैसा कि हम शो पे आपको हर वक्त बाजार के दिग्गज से मिलाते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट की सीख आपके साथ साझा करते हैं, हमारे साथ आज भी बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ है महेश पाटिल, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश के एबीसीडी में, एक ऐसा शो जहां पर हम निवेश की बारीकियों में जाके दर्शकों को बताते हैं कि उनके निवेश रणनीति में क्या बदलाव होने चाहिए और किस तरह से निवेश की भाषा को समझना चाहिए। तो सबसे पहले तो नए वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। सवाल पहला यही होगा कि 2023 को आप कैसे भाप पा रहे हैं, आप कैसे देख पा रहे हैं। 2022 में जो कठिनाइयाँ थी, जो दिक्कतें थी, वो कमोबेश इस साल भी है। इस साल एक अच्छी बात यह है कि हम बुनियादी तौर पर अगर देश के तौर पे देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुट पे खड़े तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और स्लो डाउन और रिसेशन की जो खबरें हैं वो हम पर असर नहीं डालेंगी। तो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे साल की शुरुआत को या इस कुछ तिमाहियों को भापना चाहूँ आपकी समझ के अनुसार, तो आप उसको कैसे देख रहे हैं पैन आउट होता हुआ? नमस्कार। तो 2000 अगर लास्ट ईयर की बात करें 2022 में, वहां पे एक्चुअली काफी नेगेटिव थिंग हुई थी। वॉर हुआ था, रशिया यूक्रेन वॉर, इंटरेस्ट रेट्स काफी तेजी से बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन की कंसर्न थी, कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर जाके फिर करेक्ट हुए थे। इसके बावजूद हमारा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट ने रीजनेबली अच्छे परफॉर्मेंस किया था कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। 2023 में जैसे हम लोग जा रहे हैं, उसके अंदर एक तो जो मेन प्रॉब्लम थी एक इन्फ्लेशन की, राइट, वो अभी हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन ग्लोबली धीरे धीरे से कम होते जा रहा है। हालांकि जो सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा लंबा देर तक इंटरेस्ट रेट्स हाई रख सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट अभी ये साल में ग्रोथ स्लो डाउन में एक कंसर्न है कि ग्लोबल ग्रोथ, स्पेशली यूएस, यूरोप ऑलरेडी स्लो डाउन है, रिसेशन में है। किस हद तक ग्रोथ स्लो डाउन होती है, उसका इम्पैक्ट कंपनीज के अर्निंग्स और मार्केट पे कितना होगा, वो हमें देखना होगा। अगर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। ओवरऑल स्लो डाउन थोड़ी कंज्यूमर सेक्टर में फेस्टिव सीजन के बाद हमें स्लो डाउन दिखी, बट इंडिया में अभी भी ग्रोथ इंटैक्ट है। और हमें लग रहा है कि काफी सेक्टर्स जो है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हुआ, जैसे कि ऑटो सेक्टर है, और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड, सीमेंट, ये काफी सेक्टर्स में नेक्स्ट ईयर FY23 में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो इसके कारण हालांकि ग्लोबल मार्केट अभी थोड़ा अनसर्टन फेज से गुजर रहा है और स्लो डाउन दिख रहे हैं। इंडिया मार्केट जो कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ है, हमें दिख रही है कि वो अभी भी अराउंड 12-13% ग्रोथ कर पाएंगी। और इसके कारण मार्केट में ये साल में रिटर्न्स थोड़े शायद मॉडरेट रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन, बिकॉज इंडिया जिस तरह से आउट परफॉर्म किया है लास्ट एक साल में, मार्केट में वैल्यूएशन जो है स्टॉक्स के और पी निफ्टी के अगर पी मल्टीपल और प्राइस टू बुक वैल्यू, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े महंगे हैं। इसीलिए हमें दिख रहा है कि रिटर्न्स जो रहेंगे मार्केट के ये साल में मॉडरेट रहेंगे। हालांकि लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है, इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, इंडिया ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी। और लॉन्ग टर्म जो रिटर्न्स है मार्केट में, हमें लग रहा है कि यहाँ से 11-12% रिटर्न नेक्स्ट 3 साल में हो सकते हैं। तो ये सामने देखा कि हमने कि इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊपर आ रहे हैं, तो इक्विटी के लिए अभी कंपटीशन डेट मार्केट से भी आ रही है। बैंक के भी FD रेट्स जो 5% के नीचे थे, अभी 6.5% हो गए हैं। सो थोड़ा एलोकेशन जो है इन्वेस्टर्स का, वो इक्विटी से थोड़ा डेट की तरफ भी अभी हो सकता है। इसीलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच मार्केट में रहना चाहिए। नियर टर्म में जो रिस्क रिवॉर्ड है इक्विटी का, वो डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज डेट में भी अभी 7.5% रिटर्न हमें दिख रहा है। सो
आई थिंक मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए इक्विटी से ये साल में। ऑलराइट, आपने अपने पहले जवाब में हमें काफ़ी कुछ समझा दिया। इनफैक्ट रणनीति के तौर पर किस तरह से निवेश पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, क्या क्या मौके हैं ज़्यादा कमाई के, वो आपने हमें समझाया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और हम इसको डाइसेक्ट करें और एक एक करके, क्योंकि भले ही हम अपने इकोनॉमिकली देखें तो हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर खड़े हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है। हालांकि अभी जो एस्टिमेट्स आए थे जीडीपी के, वो अच्छी तस्वीर तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो वाकई कितनी हद तक रियलिटी में तब्दील होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बजट यहाँ पर आने को है, उसको लेकर कहाँ कुछ किया जा सकता है, किस तरह से आपको लगता है कि कदम उठाने की ज़रूरत है? तो आपने सही बात की कि डोमेस्टिक ग्रोथ है वो ठीक ठाक है। एक्सपोर्ट्स में थोड़ी स्लो डाउन हुई है बिकॉज यूरोप में पहले से ही प्रॉब्लम है, बट यूएस मार्केट में भी स्पेशली जो रिटेल सेल्स है वहाँ पे हमें स्लो डाउन दिखाई दे रही है। सो इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स है वहाँ पे कंपनी जैसे कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हुए या ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स हुए, वहाँ पे थोड़ी स्लो डाउन है एंड उसका इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स पे अर्निंग्स पे हो सकता है। और जहाँ तक बजट की बात की जाए तो बजट में ये जो बजट अभी रहेगा वो 2 साल के बाद, 1-1.5 साल के बाद अपने जनरल इलेक्शंस है, तो ये लास्ट बजट रहेगा जहाँ पे गवर्नमेंट क्योंकि कुछ पॉलिसी चेंजेस या टैक्स चेंजेस कर सकती है। सो जिस तरह से डोमेस्टिक इकोनॉमी को अगर गति देनी है तो कंजम्पशन को रिवाइवल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, स्पेशली रूरल कंजम्पशन, बिकॉज लास्ट 1.5 साल में जो कोविड के बाद रूरल रिकवरी अभी भी स्लो है। हालांकि अभी हमें दिख रहा है कि जो राबी सीजन था वहां पे सोइंग काफी अच्छी हुई है, रूरल वेजेस भी धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, बट रूरल इकोनॉमी को मद्दे रखते हुए बजट में काफी कुछ आई थिंक फोकस रहना चाहिए, जिससे कि ओवरऑल रूरल इकोनॉमी और कंजम्पशन को गति मिल सकती है। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, गवर्नमेंट का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया को बड़ी इकोनॉमी बननी है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो काफी मात्रा में हमें कम करना पड़ेगा टू बी ग्लोबली कम्पिटिटिव। तो वो फोकस तो कंटिन्यूड रहेगा ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल, बट कंजम्पशन में हमें ज्यादा रूरल इकोनॉमी में ज्यादा फोकस दिख रहा है बजट में। अच्छा, महेश जी मुझे ये बताएं कि अब ये जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है वो कितनी तीव्रता से हमारे देश में बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ग्लोबली अगर ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूएस में आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिस तरह से कंसर्न्स आ रहे हैं वेजेस हाइक को लेकर, कहीं ना कहीं ये था कि ब्याज दरें शायद तीव्रता से बढ़ेंगी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जितने अग्रेसिवली बढ़ाने की संभावना थी उससे कम तीव्रता में बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है या आप ऐसा क्या समझ पा रहे हैं कि यूएस में जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है शायद वो थोड़ा सा धीमा हो सकता है? फेड ऑब्वियसली सब कुछ डेटा रिलेटेड ही है और उसी के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल जो डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है उससे आकलन ये हो रहा है कि जो तीव्रता है, एग्रेसिवनेस है, वो शायद कम की जा सकती है। क्या ये करना ठीक होगा? क्या आपको लगता है ऐसा कदम उठाने से हमें राहत मिलेगी बढ़ती हुई ब्याज दरों से? कैसे देखते हैं आप इसे? हमें अगर डेटा देखें तो इन्फ्लेशन है वो हमें अभी दिख रहा है कि पीक आउट हुआ है और धीरे धीरे कम हो रहा है। स्पेशली यूएस में यहाँ पे लेबर इन्फ्लेशन काफी स्ट्रांग था और अभी जो लेटेस्ट 2 दिन पहले जो डेटा आया है उससे लग रहा है कि वहां पे भी अभी स्लो डाउन हो रही है, एक अच्छी बात है। लेबर प्रॉपर्टी प्राइसेस यूएस में ऑलरेडी करेक्ट होने शुरू हो गए थे, तो अभी लग रहा है कि इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ी समस्या थी और लग रहा था कि काबू में नहीं आ रहा है, वो अभी धीरे धीरे नीचे आते हुए दिख रहा है। तो ये मद्देनजर रखते हुए लग रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स है, फेड स्पेसिफिकली है, जो रेट इंक्रीज की जो तीव्रता थी वो अभी थोड़ी कम हो जा दिखाई दे रही है। इवन जो एक्सपेक्टेशन है, जो यूएस फेड रेट का टर्मिनल रेट का जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी लग रहा है कि अभी 5 के आसपास, उसके शायद थोड़ा नीचे होगा। हालांकि इन्फ्लेशन अभी भी जो है फेड का जो टारगेट है 2% लेके जाने का,
वो टारगेट को लेके जाने में अभी भी टाइम लग सकता है। इवन एक साल के एंड तक भी हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन यूएस में अराउंड 3.5% होगा। तो हालांकि जो रेट इंक्रीज की जो तीव्रता है वो कम हो जाएंगी, और रेट जो हाइक्स होने वाले हैं वो भी आई थिंक पॉलिसी रेट्स बियॉन्ड अ पॉइंट ऊपर नहीं जाएंगे, बट हायर इंटरेस्ट रेट जो एनवायरमेंट है वो थोड़ी देर के लिए और रह सकता है यूएस में। और इंडिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी अभी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, और आरबीआई की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी रेट्स है वो 6.5 तक जाके रुक सकती है, वहां पे पॉज होगी, और वहां से फिर करेक्शन होना चालू हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो आई थिंक अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है धीरे धीरे से। सो मार्केट वहां से थोड़ी उम्मीद और ले सकता है कि अभी नेगेटिव न्यूज जो आ रही थी इन्फ्लेशन के ऊपर, वो अभी जो कंसर्न था वो अभी कम होगा। हालांकि रेट जल्दी से नीचे नहीं आएंगे, लग रहा है कि एटलीस्ट ये कैलेंडर ईयर तक रेट्स हायर रहेंगे, उसके बाद शायद एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर फेड सेंट्रल बैंक्स स्पेशली फेड सोच सकती है कि रेट अभी कहाँ से वहां से कितने कम की जाए। अच्छा महेश जी, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, महंगाई बढ़ रही है, किस पर कितना इम्पैक्ट हो रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट जिस पर मेरी नज़र पड़ी उसमें ये लिखा गया था कि 2022 की पहली छमाही में तो लोगों को महंगाई कुछ ज़्यादा चुभी नहीं, लेकिन जो सेकेंड हाफ था ना 2022 का, उसमें लोगों को भले ही फेस्टिव सीज़न था, जम के खरीदारी हुई है, तमाम सेक्टर्स में हमने देखा है कि रिकॉर्ड ऊंचाई पर सेल्स हुई हैं, लेकिन लोगों को जो रिटेल निवेशक हैं जिनको हम कहते हैं कि आपको पैसे निवेश करने चाहिए, उनकी ये शिकायत रही है कि अब थोड़ी थोड़ी महंगाई पिंच होनी शुरू हो गई है। अब की बार शॉपिंग तो की है लेकिन महंगाई वाली शॉपिंग की है। क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि हम 2023 में आ चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ती हुई ब्याज दरों का असर या उसकी चुभन लोगों की जेब पर आती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अगर ऐसा होता है महेश जी, आप भी जानते, सबसे पहले लोग जो है ना अपनी SIPs बंद कर देते हैं, अपनी SIPs कम कर देते हैं, ठीक है? तो क्या ऐसा वक्त भी हम आने वाली तिमाहियों में, क्वार्टर्स में देखेंगे क्या? तो आपकी बात सही है कि इन्फ्लेशन अभी एक्चुअली उसका ट्रांसमिशन बोलते हैं, राइट, टू द एंड कंज्यूमर्स, गुड्स और सर्विसेज, वो अभी हो रहा है। बिकॉज जब भी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ी थी तभी काफी कंपनीज ने, जैसे रिटेल सेक्टर हुआ और जैसे FMCG कंपनीज, पूरी कॉस्ट पास ऑन नहीं की थी। अभी वो धीरे धीरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स में वो पास ऑन हो रही है, ऑटो सेक्टर में भी। तो उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है हमें कि थोड़ा स्लो डाउन कंज्यूमर सेंटिमेंट में, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर हुआ जो ऑटो में स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर दिखने को मिल रहा है। हालांकि एक बात अच्छी है कि अभी कमोडिटी प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं, तो कंपनीज ने जो प्राइस इंक्रीज अभी ले ट्रांसमिशन कर रहे थे, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा कि प्राइसेस थोड़ी एक आध दो क्वार्टर के बाद अगर कमोडिटी प्राइसेस यहाँ पे रहती है तो प्राइस इंक्रीज जो हो रही थी वो उसमें शायद कटौती भी आ सकती है, और उसका बेनिफिट कंज्यूमर डिमांड में हो सकता है। इस माहौल में थोड़ी जो स्पेंडिंग है कंज्यूमर, बिकॉज अगर महंगाई बढ़ती है तो आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट सेविंग्स में आ सकता है। हालांकि SIP में इन्वेस्टमेंट जो हो रही है उसमें हमने कुछ कमी नहीं देखी है, बिकॉज SIP में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं लोग, हालांकि वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि ये जो महंगाई है वो थोड़े समय के लिए है, और जैसे अगर इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि महंगाई ये कम होती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन्वेस्टर की जो SIP में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कम हो जाएगी। हाँ, हालांकि मार्केट अगर लोगों को लग रहा है कि जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं मार्केट में और बाकी दूसरे एसेट्स क्लास में अगर रिटर्न अच्छे हैं, तो शिफ्ट हो सकती है जो आपका एलोकेशन है, राइट, जो आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट निवेश कर रहे हैं, उसमें शिफ्ट हो सकती है इक्विटी से डेट में और दूसरे एसेट क्लास में। तो
यहाँ पर अब सवाल मुझे ये पूछना है आपसे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब तक ऐसा कोई ट्रेंड फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट लोगों को बताना भी ये ज़रूरी है कि अगर महंगाई आपको पिंच करती भी है तो भी एसआईपी एक ऐसा बेहतरीन जरिया है जो आपको किश्तों में निवेश करने का मौका देता है, यानी थोड़ा थोड़ा करके आप बाजार में पैसे लगा सकते हैं। और यही वो नुस्खा है जो बाजार के उतार चढ़ाव और बढ़ती महंगाई में, अगर आप बहुत टाइट बजट में भी हैं तो अगर आप 500 रुपये भी निकालें तो उससे भी आप एसआईपी के जरिए बाजार में अपने निवेश को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन क्या 2023 में महेश जी ज़रूरी हो गया है कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना और थोड़ा सा डेट की ओर हैवी कर देना सही होगा? 2022 से ही हम लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे आपको थोड़ा सा डेट की ओर रुझान अपना बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं अगर डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, या बहुत लोगों को आजकल फिक्स डिपॉजिट जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, तमाम तरह के बैंकों ने भी देखिए मैसेजेस के जरिए, ईमेल्स के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करना भी शुरू कर दिया है कि अब ब्याज दरें जो है बढ़ रही हैं, अपने पैसों को आप लॉक इन कर दीजिए। तो अब इसका चुनाव कैसे करें? अगर हम फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में जाना भी चाहते हैं तो भी फिक्स्ड डिपॉजिट हो, डेट म्यूचुअल फंड्स हो, या तमाम तरह की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विकल्प के तौर पे आपके पास है, इसको कैसे हम डाइवर्सिफाई करें विद इन फिक्स्ड इनकम ही अगर किसी को निवेश करना है? इक्विटी में तो खैर आपका बरकरार रहना ही चाहिए निवेश एसआईपी के जरिए, क्योंकि वो गोल बेस्ड होना चाहिए, आपका जो लक्ष्य है वो लंबा होना चाहिए। लेकिन अगर डेट में कोई कुछ करना चाहता है अभी, तो वो रेशियो कितना होना चाहिए? अगर आप थोड़ा सा इसको समझाइश दे सकें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि एसेट एलोकेशन जो है अभी इस माहौल में, जहां पे हमें दिख रहा है कि जो रिटर्न है एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, जैसे एक साल के रिटर्न है एसेट क्लास में, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सभी आई मीन एक साथ दिख रहे हैं। कहाँ पे ऐसा डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न हमें नहीं दिख रहा है। और इस माहौल में आपको सही एसेट एलोकेशन करनी चाहिए। आपको बाकी एसेट क्लास जैसा डेट है उसको भी देखना चाहिए। आपके रिस्क के हिसाब से आपका जो टारगेट एलोकेशन आपने सोचा होगा, हर एक का रिस्क एपेटाइट इन्वेस्टर का डिफरेंट रहता है। आपने एक लॉन्ग टर्म एक मेरा टारगेट एलोकेशन सोचा होगा कि इक्विटी में कोई 60% रखना है, तो आपको वो टारगेट एलोकेशन के पास ही आपकी ओवरऑल इक्विटी एलोकेशन होनी चाहिए। अगर वो ज्यादा बढ़ गई है तो उसको रीबैलेंस करके वो लेवल तक आई थिंक लेके आनी चाहिए। और डेट में भी विद इन डेट के अंदर आपको अभी काफी अगर रिटर्न जो है यहाँ पे हालांकि और 25-30 बेसिस पॉइंट रेट इंक्रीज और हो सकती है। जब भी रेट इंक्रीज होती है तो आपको जो डेट पोर्टफोलियो है वहां पे आपको अप्रूवल मिलती है, लेकिन एक मार्क टू मार्केट लॉस होता है। बट उसकी अभी गुंजाइश काफी कम दिखाई दे रही है हमें कि यहाँ से ज्यादा इंक्रीज होंगे रेट्स। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है डेट के, उसके हिसाब से आप फंड चूज करते हैं। अगर 1 साल का है तो 1 साल के शॉर्ट टर्म फंड देख लीजिए, अगर 3 साल का है तो 3 साल का प्रोडक्ट देखिए, उसके अगर साथ मैच कर सकते तो आपको अच्छी अप्रूवल आ सकती है। और 1, 2, 3 साल का जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वहां तक हमें सबसे अच्छी अट्रैक्टिवनेस दिख रही है। सो आई थिंक अभी इस माहौल में आपको जो एलोकेशन करना है डेट और इक्विटी के बीच में, वो आपको लॉन्ग टर्म टारगेट एलोकेशन जो आपका है उसके आसपास ही आप रहेंगे तो अच्छा है। और अगर इक्विटी में वोलेटिलिटी आती है, वो आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और उसके कारण अगर करेक्शन आती है तो आपको इक्विटी की तरफ तभी आप बढ़ा सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म आउटलुक जो इक्विटी है आपका वो अभी भी यहाँ से भी हमें अच्छा लग रहा है कि यहाँ से इक्विटीज आपको डबल डिजिट रिटर्न दे सकती है। इक्विटी की रणनीति पे थोड़ा सा अभी मैं फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है निवेशकों को ये समझाना, क्योंकि हमारा जो शो है महेश जी, वो ऐसे लोग भी देखते हैं जिनके टाइम होराइजन्स 5 साल या उससे भी ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे भी दर्शक देखते हैं जो 1-2 साल के लिए बाज़ार में पैसे कमाना चाहते हैं और मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो अब जो छोटी अवधि के निवेशक हैं उनको अगर किसी भी तरह का रिस्क लेना है इक्विटी में पैसे लगा के, सबसे पहले तो आपकी रिस्क एपेटाइट आपको पता होनी चाहिए कि आप इक्विटी में पैसे लगा रहे हैं, कितना जोखिम आप उठा सकते हैं। इसका होमवर्क निवेशकों को, दर्शकों को खुद ही करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जब तक आप नहीं करेंगे आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को आप उसका चुनाव नहीं कर पाएंगे। 1 से 3 साल की अवधि के लिए महेश जी, अगर वैसे तो आप इक्विटी रेकमेंड नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर किसी को कुछ रिस्क लेना भी है तो क्या रिस्क लेना चाहिए 1 से 3 साल के लिए? तो अगर 1 साल का अगर होराइजन है तो मैं कहूंगा कि आपको शॉर्ट टर्म फंड में डालना चाहिए, डेट में, बिकॉज
वहां पे आपको रिटर्न्स अराउंड 7.5% मिल रहे हैं अभी, विच इज डिसेंट रिटर्न्स। इक्विटी में भी हमें दिख रहा है कि ये साल में रिटर्न्स हाई सिंगल डिजिट रहेंगी, बल्कि वॉलेटिलिटी वहां रहेगी। तो अगर एक साल का आपका होराइजन है तो प्योरली डेट में रखना चाहिए आई थिंक। बट अगर आपका 3 साल का भी अगर होराइजन है 2 to 3 years, तो आपको डेट और इक्विटी के बीच में काफी हाइब्रिड फंड्स हैं, जैसे कि आपके एसेट एलोकेशन फंड है या बैलेंस एडवांटेज फंड है, यहाँ पे डेट और इक्विटी का प्रॉपर मिक्स रहता है मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो ये फंड आपको लोअर वॉलेटिलिटी देंगे, एट द सेम टाइम आपको इक्विटी को पार्टिसिपेट करने को भी मिलेगा, ओके, जो इक्विटी के जो रिटर्न्स हैं, और डेट में भी आपका उसमें निवेश रहेगा। और मार्केट के हिसाब से, जिस तरह से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है इक्विटी मार्केट, उस तरह से आपका जो इक्विटी एलोकेशन है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये जो फंड्स है, जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड हुआ, वो एक सही माध्यम रहेगा जो आपको डेट और इक्विटी दोनों में आप खेल सकते हो, और मार्केट की वॉलेटिलिटी जो होगी इक्विटी मार्केट की, उसका आप एडवांटेज भी ले सकते हो, बिकॉज जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो वहां पे इक्विटी एलोकेशन बढ़ता है आपका। और अभी मार्केट में एसेट एलोकेशन फंड्स भी आए हैं, जहां पे मल्टी एसेट फंड, जहां पे डेट, इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। और इस करंट एनवायरनमेंट में हमें दिख रहा है कि गोल्ड वो भी एक अच्छा एसेट क्लास है, जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। और जैसे कि अभी ग्रोथ स्लो डाउन ग्लोबली हो रही है, तो इस दौरान में और यूएस डॉलर भी जो बढ़ रहा था वो थोड़ा वीकन हो रहा है, तो गोल्ड में भी आपको रीजनेबल रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में क्या होता है कि उसमें आप डाइवर्सिफाई करते हैं अक्रॉस एसेट क्लास, और हर एक एसेट क्लास की जो रिटर्न है वो हर एक साइकिल में डिफरेंट रहती है। तो जब भी एक्विटीज, जब भी मार्केट में इकोनॉमिक स्लो डाउन होती है, वहां पे गोल्ड आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, और ओवरऑल पोर्टफोलियो में उसका जो जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपको बेनिफिट कर सकता है। सो एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी एक काफी सही प्रोडक्ट हो सकता है निवेशों के लिए इस माहौल में, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 से 3 साल में है। तो आप डिफरेंट एसेट क्लास की जो रिटर्न पोटेंशियल है और उनकी जो डिफरेंट जो कोर डाइवर्सिफिकेशन है, उससे आपकी जो ओवरऑल वॉलेटिलिटी है बास्केट फंड के ऊपर जो आएगी, वो काफी कम हो सकती है। तो महेश जी, अब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में अगर आपने पैसे पार्किंग कर लिए हैं, इसके अलावा किसी को अगर कोई सेक्टर फंड अपने पोर्टफोलियो में फिलहाल शामिल करना हो तो क्या आप कोई सलाह देंगे, या आपको लगता है कि सेक्टर फंड से फिलहाल दूरी बनाए रखनी चाहिए? कुछ चुनिंदा सेक्टर्स जो आपको लगता है अच्छा करेंगे, वो आपने चर्चा की शुरुआत में उनका जिक्र तो किया है, लेकिन बैंकिंग को अगर हम लेना चाहते हैं, कंजम्पशन थीम के ऊपर अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो क्या ये वो समय है कि सेक्टर फंड्स को जगह दें अपने पोर्टफोलियो में? तो सेक्टर फंड्स हमें तभी रेकमेंड करने चाहिए जब भी आपको इनाफ एलोकेशन, आपके जो कोर फंड्स है इक्विटी के, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर आपके ऑलरेडी पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा चाहते हैं और अगर रिस्क एपेटाइट आपकी है, तो आप सेक्टर फंड जरूर देख सकते हैं। हमें लग रहा है कि 2-3 थीम्स हमें मार्केट में जो दिख रही है, एक तो कंजम्पशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आई थिंक इंडिया में जो डेमोग्राफिक प्ले है, राइट, जो यंग पॉपुलेशन है, और और जो एस्पिरेशन लेवल्स जो बढ़ रही है, उसके कारण हमें लग रहा है कि लॉन्ग टर्म कंजम्पशन इंडिया में एक अच्छी थीम रहेगी, स्पेशली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, क्योंकि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम अभी है वो 2000 के ऊपर चली गई है। तो काफी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे पेनिट्रेशन लेवल्स लो है, जैसे रिटेल सेक्टर हो गया, फुटवेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, QSR स्पेस, वहां पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी होगी। तो एंड जैसे मैंने बात की कि रूरल कंजम्पशन जो है वो अभी स्लोड, वो उसमें भी हमें पिकअप दिख रही है आगे जाते हुए। तो एक कंजम्पशन फंड है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा है, और मीडियम टर्म के हिसाब से भी एक अच्छी थीम होगी, जहां पे आपको सिक्लिकलिटी कम है, और स्टेडी रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। हालांकि थीमेटिक फंड्स में थोड़ी वोलेटिलिटी तो रह ही सकती है। और
थोड़ा अगर हायर रिस्क लेना है, अगर कंजम्पशन ऑन थीमेटिक फंड में, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये बैंकिंग सेक्टर है इस माहौल से गुजर रहा है जहाँ पे कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स है वो काफी मजबूत है ये टाइम पे। ओवरऑल कंपनीज की जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 10 साल के मुकाबले काफी लो है। तो जो एनपीए साइकिल है, ओके, जो कॉर्पोरेट्स के अंदर, वो अभी काफी लोएस्ट लेवल पे है। और बैंक्स की मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रही है जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो बैंक्स की है वो हमें काफी अच्छी दिख रही है अगले कुछ सालों के लिए। और इंश्योरेंस वगैरह जैसे सेक्टर है वहां पे भी स्टेडी ग्रोथ सेक्युलर स्टोरी है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर भी एक टैक्टिकल फंड हो सकता है अगर आपको थीमेटिक फंड्स में निवेश करने की इच्छा है और अगर आपका रिस्क एपेटाइट है। ऑलराइट महेश जी, समय ख़त्म हुआ है, हालांकि सवाल मेरे ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन हमें चर्चा को यहीं समेटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने इस बेहद खास चर्चा के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, इसी के साथ निवेश के ABCD के आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।